कपल्ड ऑसिलेटर का आपने एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है। तो तक कि लास्ट चैप्टर में हमने डैम्प्ड ऑसिलेटर के बारे में पढ़ा था, इससे पिछले वाले में डैम्प्ड ऑसिलेटर के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने जो है फोर्स्ड ऑसिलेटर के बारे में पढ़ा। तो डैम्प्ड ऑसिलेटर वो होता है जो धीरे धीरे अपनी ऑसिलेशंस को, उसकी जो ऑसिलेशन है वो हमारे पास जो खत्म हो जाती है, तो उसको हम डैम्प्ड ऑसिलेटर, और डेली लाइफ में डैम्प्ड ऑसिलेटर हमें देखने को ही मिलते हैं। फिर उसके बाद हम जो है फोर्स्ड ऑसिलेटर देखते हैं कि जब हमने डैम्पिंग खत्म ना करनी हो तो हम क्या करते हैं, एक फोर्स लगा देते हैं और उस फोर्स की जो फ्रिक्वेंसी है उसी फ्रिक्वेंसी के साथ जो आपका डैम्प्ड ऑसिलेटर है वो आपका अब ऑसिलेट होता है। तो मैंने पहले भी आपको डिटेल में एग्जांपल दिए थे कि हमारे पास जो बोट लगी होती है मेले में, तो इंजन के साथ वो ऑसिलेट होती रहती है। जब तक इंजन चलेगा वो बिल्कुल उस इंजन की फ्रिक्वेंसी के साथ ही वो ऑसिलेट होगी। तो इसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारे पास ऑसिलेटर की अपनी नहीं होती है, वो होती है जो ड्राइविंग फोर्स है उसकी फ्रिक्वेंसी। तो हमने ड्राइविंग फोर्स और ड्रिवन सिस्टम, एक ड्राइविंग फोर्स और एक ड्रिवन सिस्टम। तो ड्रिवन सिस्टम हमारे पास वो होता है जो कि ऑसिलेट होता है। जैसे बोट है हमारे पास, वो बोट आपका ड्रिवन सिस्टम है और जो इंजन उसको चला रहा है वो हमारे पास ड्राइविंग एजेंसी है, या उसको हम ड्राइविंग सिस्टम बोलते हैं, जो उसको ड्राइव कर रहा है। तो इनके बारे में भी हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया था। तो बता कि हमारे पास जो एक्सटर्नल ड्राइविंग एजेंसी होती है, जो इंजन है हमारे पास, वो हमने माना था कि दैट इज प्रैक्टिकली अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द ड्रिवन सिस्टम। तो हम क्या बोल सकते हैं सिंपली कि अगर ये हमारे पास मान लो यहाँ पे ऑसिलेटर है आपका, और आप एक फोर्स लगा के इसको जो ऑसिलेट कर रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो फोर्स आप यहाँ पे लगा रहे हैं ये है हमारे पास ड्राइविंग एजेंसी, जो कि इस ऑसिलेटर को ड्राइव कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं ड्रिवन सिस्टम, और ये हमारे पास होता है आपका ड्राइविंग एजेंसी। अब जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, इतना ही पढ़ा हुआ है कि जो इफेक्ट करता है वो ड्राइविंग एजेंसी इफेक्ट करती है ड्रिवन सिस्टम को। जैसे आप कोई झूले में बैठा हुआ है आपका दोस्त, तो आप उसको धक्का दे रहे हैं, तो उसको इफेक्ट कौन कर रहा है, जो धक्का देने वाला है। तो वो हो गई हमारे पास ड्राइविंग एजेंसी जो धक्का दे रहा है, और जो झूला चल रहा है वो हो गया हमारे पास ड्राइविंग सिस्टम। तो हमने क्या बोला था कि यहाँ पे इफेक्ट सिर्फ कर रहा है ये ड्राइविंग एजेंसी, इसको धक्का दे रहा है, इसको ऑसिलेशन दे रहा है। लेकिन बोलता है हमेशा यही नहीं होता, हमारे पास जो ड्रिवन सिस्टम है वो ड्राइविंग एजेंसी पे भी फर्क डालता है। जो हमारे पास ड्रिवन सिस्टम है वो ड्राइविंग एजेंसी पे भी इफेक्ट हमारे पास डालता है। तो आपने देखा होगा जब आप किसी को धक्का देते हैं तो जब वो झूला पीछे आता है तो आपको भी थोड़ा सा धक्का लगता है। तो यहाँ पे एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि इफेक्ट ड्रिवन सिस्टम का ड्राइविंग एजेंसी पे भी रहता है, और ड्राइविंग एजेंसी का ड्रिवन सिस्टम पे भी हमारे पास इफेक्ट रहता है। और यहाँ पे अगर हमने दोनों सिस्टम को आपस में अगर जोड़ा हुआ है तो उस केस में हमारे पास एक दूसरे पे इफेक्ट डालता है और दूसरा पहले पे हमारे पास जो है इफेक्ट डालता है। तो हम क्या बोलते हैं कि एक्चुअल सिस्टम में हमारे पास देयर इज ए फीडबैक ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ड्रिवन सिस्टम टू द ड्राइविंग एजेंसी। मतलब ये इसको एनर्जी दे रहा है तो ये भी इसको एक तरह से एनर्जी हमारे पास देता है। और ऐसा हमारे पास ज्यादातर तब होता है जब हमने वहां पे कपलिंग दोनों के बीच में की हुई है। तो कपलिंग दोनों के बीच में की हुई है, आपने देखा ही था प्रैक्टिकल में कि हमारे पास दो पेंडुलम है, अगर वो आपने लटकाए हुए हैं तो आप क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच में एक स्प्रिंग लेके इनको अटैच कर देते हैं दोनों को। तो अगर आप इसको एक साइड को ले जाते हैं तो ये भी इस साइड को हमारे पास आता है, तो ये ऑसिलेट करता है तो ये भी ऑसिलेट करता है। तो इसी को ही हम यहाँ पे कपलिंग
बोलते हैं। तो दो ऑसिलेटर के बीच में अगर आपने वीक कपलिंग की होगी, वीक मतलब कि स्प्रिंग लगा के यहाँ पे, तो देयर विल बी म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू ऑसिलेटर। तो दोनों ऑसिलेटर के बीच में एनर्जी एक्सचेंज हमारे पास होगा। तो अगर ये आगे की तरफ जा रहा है तो ये इसको भी अपनी तरफ खींच रहा है, तो जब ये ऑसिलेट करते हैं तो दोनों ही आपस में एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। और इसका एग्जांपल आपने देखा भी था कि जब हम ऑसिलेटर को अपोजिट डायरेक्शन में खींचते थे तो एक ऑसिलेटर ऑसिलेट करता था, वो रेस्ट में आ जाता था, दूसरा ऑसिलेट करता था, फिर वो इसको एनर्जी देता था और फिर दूसरे को एनर्जी हमारे पास जाती थी। तो मतलब क्या होता है कि दोनों ऑसिलेटर के केस में आपका एनर्जी एक्सचेंज होता रहता है। दोनों साथ में चलते हैं तो दोनों एनर्जी शेयर करते हैं, तो इसको हम कपलिंग यहाँ पे बोलते हैं। और हमारे पास जो एनर्जी एक्सचेंज दोनों के बीच में होता है वो हम यहाँ पे इसको क्लियरली देख सकते हैं प्रैक्टिकली भी। जैसे दो झूले हैं, दो झूले भी अगर आपने बांध दिए हो तो आप एक को भी खींचते जाएं, दूसरा भी साथ में चलता रहेगा, तो दूसरा झूला भी साथ में चलता रहेगा। तो कपलिंग के थ्रू हम दोनों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज करते हैं और इसी को ही हम यहाँ पे कपल्ड ऑसिलेटर भी बोलते हैं। फोर्स तो हम यहाँ पे लगाते हैं, फोर्स ऑसिलेटर तो होगा ही होगा। जब आप दो झूले आपने या दो पेंडुलम इकट्ठे रखे हुए हैं, आपने इनको ऑसिलेट करना है तो आप क्या करेंगे, बाहर से एक फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स ऑसिलेटर तो है ही है, लेकिन अगर हमने इसको कपल्ड ऑसिलेटर भी बनाना है तो हम दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे, दोनों के बीच में कनेक्शन कर देंगे ताकि दोनों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज हमारे पास हो। तो दोनों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज होगा तो ये आपके कपल्ड ऑसिलेटर यहाँ पे बन जाएंगे। दोनों को बांधा है आपने तो मतलब वो हमारे पास जो है सिंपली कपल्ड ऑसिलेटर हमारे पास यहाँ पे होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ कपल्ड ऑसिलेटर कि डिफरेंट टाइप्स हमारे पास जो कपल्ड ऑसिलेटर के क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ कपल्ड ऑसिलेटर, तो इसमें हमें मैकेनिकल ऑसिलेटर भी कपल्ड ऑसिलेटर देखने को मिलता है और इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर भी कपल्ड ऑसिलेटर देखने को मिलता है। हमने डिटेल में पहले पढ़ा था कि मैकेनिकल ऑसिलेटर हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास एक सिंपल मास होता है जिसको कि हम स्प्रिंग के साथ अटैच करते हैं और एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखते हैं, फिर हम उसको ऑसिलेट करते हैं। तो वो हमारे पास मैकेनिकल ऑसिलेटर एक सिंपल होता था इस तरह से कि एक रिजिड सपोर्ट से हम स्प्रिंग के साथ में एक मास अटैच करेंगे और इसको हम एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखेंगे और अगर आप इसको एक साइड को खींचते हैं तो ये हमारे पास जो ऑसिलेट करता है इस तरह से लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो ये मेन पोजीशन होगी, ये इधर को भी जाएगा और इधर को भी जाएगा। तो ये हमारे पास एक मैकेनिकल ऑसिलेटर का एग्जांपल था जिसमें हम किसी मास m को एक स्प्रिंग के साथ अटैच करते हैं। लेकिन ये था हमारे पास एक सिंगल ऑसिलेटर। लेकिन अगर हमने कपल्ड ऑसिलेटर बनाना है तो कपल्ड ऑसिलेटर के केस में हमारे पास जो डिफरेंट एग्जांपल हैं वो हमारे पास इस तरह से रहते हैं कि हम क्या करते हैं, एक स्प्रिंग लेते हैं, फिर यहाँ पे हम एक मास ले लेते हैं m1, फिर एक दूसरा स्प्रिंग लेते हैं और यहाँ पे मास एक हम ले लेते हैं m2, और फिर एक हम तीसरा और स्प्रिंग लेते हैं और यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दो रिजिड सपोर्ट ले लिए, मतलब दो दीवारें ले ली, एक दीवार इधर एक दीवार इधर, और दोनों दीवारों के बीच में हमने दो मास रखे, ये हमारे पास m1 है और ये हमारे पास m2 है, और दोनों को हमने एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया और फिर जो मास m था उसको एक दीवार के साथ भी एक स्प्रिंग लगाया और दूसरी दीवार के साथ भी एक स्प्रिंग लगाया। तो बीच में हमने रखे दो मास और स्प्रिंग किए हमने 3 यूज। तो बोलता है अगर आप एक भी मास को यहाँ पे हिलाते हो, छेड़ते हो, तो ये दोनों ही आपस में जो है ऑसिलेट करेंगे। तो ये हमारे पास एक मैकेनिकल ऑसिलेटर का यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल है। तो यहाँ पे जो 3 स्प्रिंग है इनके जो स्टिफनेस कांस्टेंट होंगे वो हमारे पास जो है अलग अलग यहाँ पे हो सकते हैं, S1 S2 S3। तो हो सकता है तीनों स्प्रिंग हमारे पास जो है उनकी स्टिफनेस है वो सेम ना हो, तो उनकी जो स्टिफनेस है वो अलग अलग हो सकती है। तो इसलिए हम इनका जो स्टिफनेस कांस्टेंट है
वो यहाँ पे अलग अलग ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास पहला एग्जांपल जो हमारे पास टाइप ऑफ ऑसिलेटर है। और नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर है वो हमारे पास जो प्रैक्टिकल में हमने किया था वो वाला भी है कि हम क्या करते हैं, दो पेंडुलम लेते हैं सिंपली और उनके साथ में बॉब दो लटका देते हैं और उनको एक स्ट्रिंग से यहाँ पे बांध देते हैं। स्ट्रिंग आपकी एक तार हो सकती है, एक धागा भी हो सकता है हमारे पास। तो एक स्ट्रिंग से दोनों को हम बांध देते हैं। तो ये भी हमारे पास कपल्ड ऑसिलेटर का एक एग्जांपल है। अगर आप एक भी मास को मूव करते हैं तो दोनों हमारे पास जो है दोनों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज हमारे पास यहाँ पे होता है। तो कपलिंग से एनर्जी एक्सचेंज होता है, ये हम शॉर्ट में इसको यहाँ पे बता सकते हैं। और एक और हमारे पास जो कपल्ड ऑसिलेटर का एग्जांपल है वो हमारे पास है कि हम दो मास लेते हैं और दोनों मासेस के बीच में यहाँ पे स्प्रिंग लगा देते हैं। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे आपका कपल्ड ऑसिलेटर का हमारे पास एग्जांपल है। और इसके अलावा हमारे पास जो टॉर्जनल पेंडुलम होते हैं उन दोनों को भी अगर हम कपल कर दें तो वो भी कपल्ड ऑसिलेटर हमारे पास होता है। तो टॉर्जनल पेंडुलम हमारे पास जो होते हैं वो बीएससी फर्स्ट ईयर के एक्सपेरिमेंट में है। ये हमारे पास एक टॉर्जनल पेंडुलम है, जब हम इसको रोटेट करते हैं, रोटेशन देते हैं तो ये ऐसे आपका ऐसे ऑसिलेट करता है, ऐसे ऑसिलेट करता है। मतलब आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो इसको छोड़ेंगे तो पहले इधर घूमेगा, फिर ये इधर घूमेगा, फिर ये इधर घूमेगा ऐसे। तो इसको हमने एक रॉड के साथ या एक वायर के साथ इसको लटकाया होता है टॉर्जनल पेंडुलम को। तो टॉर्जनल पेंडुलम में आप ये बोल सकते हैं कि जैसे एक थाली है आपके पास या कोई डिस्क है, उसको आपने यहाँ बीच में से बांध के लटकाया हुआ है और उसको आप रोटेशन दे रहे हैं। तो जब आप इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, पहले एक साइड को रोटेट होगी, फिर ऐसे मुड़ेगी, वापस आएगी, फिर दूसरी साइड को रोटेट होगी। तो इस तरह से हमारे पास ये टॉर्जनल पेंडुलम होता है। पर ऐसे टॉर्जनल पेंडुलम को हम क्या करते हैं कि एक रॉड डाल के बीच में से इसके रॉड डाल के दूसरी साइड को ले जाते हैं और यहाँ पे एक दूसरा टॉर्जनल पेंडुलम हम यहाँ पे रखते हैं। तो इस तरह से दो को हम एक सिंगल रॉड डाल के जोड़ते हैं, दो टॉर्जनल पेंडुलम को। तो अगर आप एक को भी रोटेशन देंगे तो दूसरे में भी रोटेशन आएगी। तो एक को भी अगर आप रोटेशन देते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, कपल का मतलब जुड़ना, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो एक भी टॉर्जनल पेंडुलम को अगर हम रोटेशन देते हैं तो ये हमारे पास जो है टॉर्जनल पेंडुलम है। तो एक भी टॉर्जनल पेंडुलम को अगर हम रोटेशन देते हैं तो दूसरा भी उसके साथ में ऑटोमेटिकली जो है रोटेट होता है। मतलब हम इसको एनर्जी देते हैं तो एनर्जी इसके साथ भी शेयर होती है, क्योंकि दोनों एक रॉड से हमारे पास जो जुड़े हुए हैं। तो ये भी हमारे पास एक कपल्ड ऑसिलेटर का एग्जांपल है। फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर बचा, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर हमारे पास बचा। तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर आपने पहले पढ़ा था कि जब हम एल और सी को, इसको हम सिंपल इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर बोलते हैं, LCR। LCR हमारे पास वो डैम्प्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर, क्योंकि जिस सर्किट में रेजिस्टेंस होता है उसमें डैम्पिंग होती है, एनर्जी लॉस होता ही है। तो ये यहाँ पे मैंने R नहीं बनाया, क्योंकि R आपको पता ही कि हर एक सर्किट का रेजिस्टेंस होता है, हर एक सर्किट का रेजिस्टेंस होता है। तो इसलिए यहाँ पे L और C, यहाँ पे मैंने, ये C है कैपेसिटर और ये हमारे पास इंडक्टर है। अब इसका अगर हमने कपल्ड ऑसिलेटर बनाना है तो हम क्या करते हैं, जो कपलिंग है वो यहाँ पे इस तरह से करते हैं। मतलब हम इस सर्किट के नजदीक एक और सर्किट सेम यहाँ पे रखते हैं, जिसका कि हमारे पास इंडक्टेंस, मान लो ये L1 है, ये C1 है, तो ये L2 है, ये C2 है। सेम सर्किट इसी तरह का जिसमें एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। लेकिन यहाँ पे जो कपलिंग हम करते हैं, हम इस पोर्शन की यहाँ पे करते हैं, इस पोर्शन की हम कपलिंग करते हैं। तो इसको हम इलेक्ट्रिकल कपल्ड ऑसिलेटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज होता है फ्रॉम फर्स्ट सर्किट टू सेकंड सर्किट। और इसका एग्जांपल आपने ट्रांसफार्मर में पढ़ा हुआ है।
जो आपके पास इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन होता है ना कि एक सर्किट में अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो जो नियर बाई क्वाइल हमारे पास होती है उसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास जो है चेंज होता है। पर आपने क्या देखा हुआ है, अगर आपने कभी रेडियो का ट्रांसफार्मर खोल के देखा होगा तो उसके अंदर आपको क्वाइल लपेटी हुई मिलती है, लेकिन आपको ये देखने को नहीं मिलता कि दोनों क्वाइल अलग अलग हैं। जैसे हम दिखा रहे हैं कि एक क्वाइल इधर है एक इधर है, दोनों के बीच में हमने सेपरेशन रखी हुई है। तो ये तो हम दिखाने के लिए यहाँ पे बताते हैं कि हम क्या करते हैं कि एक जो क्वाइल है हमारे पास इंडक्टेंस क्वाइल है उसको हम दूसरे इंडक्टेंस क्वाइल के साथ में रखते हैं। पर ट्रांसफार्मर में एक्चुअली हम क्या करते हैं कि एक क्वाइल के ऊपर हम दूसरी क्वाइल लपेटते हैं और उनको हमने इंसुलेट किया होता है, उसके ऊपर एक कोटिंग लगी होती है व्हाइट सी, वो आपको दिखती नहीं है। तो वो हमने एक क्वाइल के ऊपर दूसरी लपेटी होती है, लेकिन उनके बीच में आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये है, इसके ऊपर एक क्वाइल भी हमने लपेटी हुई है, इसके ऊपर दूसरी क्वाइल भी हमने लपेटी हुई है, लेकिन ये इंसुलेटेड होती है, आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं होता। तो हमें ये लगता है कि ये सारी तारें तो जुड़ी हुई है आपस में, तो ये कैसे हमारे पास यहाँ पे जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास होगा। लेकिन होता क्या है कि ये अलग अलग होती है दोनों ही वायर, ये आपकी इनपुट होगी और ये यहाँ पे आउटपुट होंगी, लेकिन यहाँ पे इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा क्योंकि तार के ऊपर हमने एक मटेरियल लगाया होता है जो कि इनको इंसुलेशन देता है। जैसे बिजली की तार होती है, आपने प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ाई होती है, तो इन तारों के बीच में भी हमने कोटिंग चढ़ाई होती है। दिखता आपको ऐसा है कि वायर्स है इसके अंदर, लेकिन ऊपर कोटिंग होती है। तो होता क्या है कि जब इस में से करंट पास होगा तो आपको पता है कि इंडक्टर में से जब करंट जाता है तो आपके पास वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जितना आप इसमें करंट भेजेंगे। तो जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आपकी प्रोड्यूस होगी और मैग्नेटिक फील्ड आपकी चेंज होती रहेगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। और जब एक क्वाइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, आपने क्या किया हुआ, दूसरी क्वाइल भी वहां पे पास में रखी हुई है, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये भी आ रही है, तो इसमें से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसमें से भी हो रहा है क्योंकि ये दोनों साथ में है, ये भी इसके एरिया में ही आता है। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें से इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो इसके पास भी होगा वो। तो जब इस क्वाइल में भी मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ यहाँ पे भी आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ की प्रोडक्शन होगी और इसलिए यहाँ पे भी आपका चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि कैपेसिटर C2 में हमारे पास जो है हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास एक तरह से कपल्ड ऑसिलेटर है। कपल्ड ऑसिलेटर क्या होता है, जो एनर्जी एक्सचेंज करता है। एनर्जी इसको जा रही थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको जा रही थी पहले वाले को, लेकिन वो एनर्जी इसमें भी एक्सचेंज हो रही है और इस कैपेसिटर में भी चार्ज आपका आ रहा है, तो यहाँ भी एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। जैसे हमने दो मैकेनिकल ऑसिलेटर को ज्वाइन किया था तो उनके बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो रही थी, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपका चार्ज इसको देता हूं तो वो चार्ज जब सर्किट में फ्लो करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी आएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड इस क्वाइल पे को भी इफेक्ट करेगी। तो जब यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे भी चार्ज आपका प्रोड्यूस होगा, हालांकि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। बस ये है कि ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड के या मैग्नेटिक फ्लक्स के कांटेक्ट में है, तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इसको भी इफेक्ट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी आपके पास जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जो कि इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। तो यही कंसेप्ट आपका जनरली हम ट्रांसफार्मर के केस में भी देखते हैं, जब आप स्टेप अप या स्टेप डाउन में यूज करते हैं तो यही चीज वहां पे भी हमारे पास जो है यूज होती है। तो बोलता है कि ड्राइविंग एंड ड्रिवन सिस्टम आर इनडिस्टिंग्विशेबल। जब आप परफेक्ट कपलिंग कर देते हैं तो आपको ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ड्राइविंग सिस्टम कौन सा है और ड्रिवन सिस्टम कौन सा है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि हमारे पास ये दो पेंडुलम हमने यहाँ पे लिए कि ये हमारे पास पहला पेंडुलम है, हमारे पास दूसरा, और इनके बीच में मैं कपलिंग कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको खींचता हूँ और छोड़ देता हूँ। तो जब छोड़ दूंगा आपको ये समझ नहीं आई कि कौन किसको चला रहा है। कभी ये आगे जाएगा, कभी ये इधर को आएगा, कभी ये इधर को आएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि ये इसको खींच रहा है, आप ये बोलेंगे कि
जब ये इधर गया तो ये इसको खींचेगा, जब ये इधर गया तो ये इसको खींचेगा। तो दोनों ही हमारे पास जो है इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। जो कपल्ड ऑसिलेटर में दोनों ही हमारे पास ऑसिलेटर होते हैं, दे आर इंडिस्टिंग्विशेबल। ईच वन सर्व्स एज द ड्राइविंग सिस्टम एंड अनदर इन टर्न ड्रिवन बाय द अदर। तो इस केस में आप दोनों को ही ड्राइविंग सिस्टम या ड्रिवन सिस्टम बोल सकते हैं। किसी को भी बोल दो, जब एक दूसरे को खींच रहा है आप उसको ड्राइविंग सिस्टम बोल सकते हैं, जब दूसरा जो है पहले को खींच रहा है उसको ड्राइविंग सिस्टम बोल सकते हैं। तो ड्रिवन सिस्टम और ड्राइविंग सिस्टम दोनों हमारे पास जो है इंडिस्टिंग्विशेबल हमें यहाँ पे लगते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास स्टिफनेस कपल्ड सिंपल पेंडुलम। स्टिफनेस कपल्ड सिंपल पेंडुलम। स्टिफनेस कपल्ड का मतलब हुआ स्प्रिंग के साथ में हमने दो पेंडुलम को जो है जोड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये हमारे पास हमने एक पेंडुलम को यहाँ पे हैंग किया और ये दूसरे पेंडुलम को हैंग किया और दोनों की लेंथ हम लगभग इक्वल लेते हैं। तो इसकी लेंथ भी हमने L ली, इसकी लेंथ भी हमने यहाँ पे L ली, और ये जो मास है ये भी यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए मतलब हमने दोनों ही बराबर लिए। तो हमने दो पेंडुलम लिए जिनका मास दोनों का बराबर है और उनको एक धागे से यहाँ पे लटकाया और उस थ्रेड की जो लेंथ है वो दोनों की हमारे पास जो L है, और इन दोनों को अगर हम एक स्प्रिंग से जोड़ देते हैं तो इसको हम यहाँ पे स्टिफनेस कपल्ड सिंपल पेंडुलम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो बोलता है कि बोथ दीज मास आर सस्पेंडेड फ्रॉम द इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्प्रिंग ऑफ लेंथ L। इनएक्सटेंसिबल स्प्रिंग हमारे पास क्या होती है जिसको कि हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कि जब आप इसको नीचे खींचोगे नीचे आ जाएगा, जब आप इसको ऐसे इस बॉब को नीचे खींचेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऐसी होनी चाहिए कि आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सके। इसलिए हम इसमें ऐसे धागे लेते हैं, ऐसी तार लेते हैं जिनको कि हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये जो थ्रेड हमारे पास होते हैं ये इनएक्सटेंसिबल होते हैं जिनको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते या फ्लेक्सिबल नहीं होते। सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कि फ्लेक्सिबल नहीं होते, लेकिन ये स्प्रिंग हम यहाँ पे फ्लेक्सिबल यूज करते हैं ताकि यहाँ पे वीक कपलिंग हमारे पास हो जाए। स्ट्रॉन्ग कपलिंग कब होगी? जब हम यहाँ पे तार डाल देंगे। तार डाल देंगे तो बिल्कुल ये एक लय में चलेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे स्प्रिंग लगाते हैं तो वीक कपलिंग हमारे पास होगी। तो क्या होगा कि जब हम इसको खींचते भी है तो स्प्रिंग भी आगे पीछे हमारे पास होता रहेगा, तो इतना ज्यादा मतलब ये एकदम से फोर्स नहीं लगाएगा एक मास दूसरे मास पे। तो ये हमारे पास स्टिफनेस कपल्ड सिंपल पेंडुलम का हमारे पास एग्जांपल है, और इस पेंडुलम को हम यहाँ पे P1 बोल देते हैं, इसको हम यहाँ पे पेंडुलम P2 यहाँ पे बोल देते हैं। तो बोलते हैं दे आर कपल्ड टू ईच अदर थ्रू ए स्प्रिंग हैविंग ए स्टिफनेस कांस्टेंट S। तो हम इनका फिर बिहेवियर डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या बिहेवियर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जब ये आपके यहाँ पे मूव होते हैं। तो यहाँ से आगे आपका जो मतलब मेन पोर्शन एक तरह से वो आपका स्टार्ट होता है, बाकी तो यहाँ पे थ्योरी थी। तो हर एक आगे हम यही चीजें अप्लाई करेंगे, तो इसके बाद हम आपके पढ़ेंगे। तो बोलता है मान लो आप एक पेंडुलम को जो है दूसरी साइड ले जाते हो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसा आपने पहले ही पढ़ा हुआ कि ये पेंडुलम हमारे पास यहाँ पे है, ये पेंडुलम आपका यहाँ पे था और आप इसको इधर ले गए, तो डॉटेड लाइन है तो मतलब बाद की पोजीशन है, और ये पेंडुलम भी आपका यहाँ पे आगे चला जाएगा, लेकिन ये हमारे पास जो है पहली इसकी पोजीशन है। तो ये डॉटेड वाली इनिशियल पोजीशन है ए वाली, और ये हमारे पास जो सॉलिड वाली है फाइनल पोजीशन है। तो इनके बीच में यहाँ पे स्प्रिंग भी है, तो ये हमारे पास P1 आ गया, ये हमारे पास P2 आ गया। तो यहाँ भी दोनों के बीच में हमारे पास स्प्रिंग था। तो अगर आप एक भी पेंडुलम को आगे की तरफ खींचते हैं तो दूसरा भी उसके साथ में आ जाता है।
लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि एक पेंडुलम आपने खींचा तो उतने ही डिस्टेंस से हमारे पास जो दूसरा भी यहाँ पे आगे जाएगा। तो बोलते हैं ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है इसको हम ले लेते हैं x, और जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है उसको हम ले लेते हैं y, क्योंकि ये दोनों ही डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि बीच में स्प्रिंग है। अगर स्प्रिंग नहीं होता तब तो इन्होंने इक्वल डिस्टेंस से आगे को जाना था, लेकिन आपको पता है कि स्प्रिंग क्या होता है, जब उस पर थोड़ा सा फोर्स लगती है तो वो आपका स्ट्रेच या कंप्रेस हो जाता है। तो इसलिए ये लेंथ आपकी इक्वल नहीं होगी, क्योंकि जब आप इसको खींचेंगे तो ये स्प्रिंग भी थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसलिए इनको हम दोनों को ही अलग अलग यहाँ पे लेते हैं। एक को हम यहाँ पे x ले लेते हैं और दूसरे को हम यहाँ पे y ले लेते हैं। ये डिफरेंस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, और इसी चीज का हम आगे भी यूज करेंगे कि एक पेंडुलम x से आगे जाता है, दूसरा पेंडुलम जो है y से आगे जाता है, क्योंकि बीच में हमारे पास जो है स्प्रिंग है। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे इन पेंडुलम पे कौन कौन सी फोर्सेज लगती हैं। इन पेंडुलम पे दोनों पे कौन कौन सी फोर्सेज लगती हैं। तो दो तरह की फोर्सेज इस केस में हमारे पास लगती है। तो पहली फोर्स हमारे पास होती है रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू वेट, और दूसरी हमारे पास लगती है रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग। रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग। तो ये दोनों फोर्सेस यहां पे काम करती है एक पेंडुलम पे। अगर आप ध्यान से देखो, जैसे ही आपने पेंडुलम राइट साइड को खींचा तो अब पेंडुलम का वेट किधर को होता है, नीचे की तरफ। ऐसे वेट लगता है नीचे की तरफ mg हर एक चीज का। अगर आप इसको साइड में खींचते हैं तो जो हमारे पास वेट की वजह से फोर्स लगती है वो हमेशा ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, क्योंकि आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है g। वैसे तो आप क्या लिखते हैं, फोर्स को लिखते हैं F = ma, लेकिन यहाँ पे अगर नीचे की तरफ आपने फोर्स देखनी है तो आप उसको ma नहीं बोलेंगे, उसको mg बोलेंगे। ma और mg में एक ही फर्क होता है, वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक होता है सिंपल एक्सेलरेशन जिसको कि ma बोलते हैं, ma। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन लगता है ये लगता है जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ये भी एक्सेलरेशन ही है, लेकिन ये है ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसलिए एक फोर्स जो है नीचे की तरफ आपकी लगेगी लगेगी। तो अगर आप इसको आगे भी ले जाते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ले गए हैं, तो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब आप ले गए इसको इधर को तिरछा, लेकिन फोर्स कहाँ को लगनी है, सीधा नीचे की तरफ। तो जब फोर्स जो हमारे पास फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है वो बिल्कुल नीचे की तरफ लगेगी, लेकिन आपने रखा हुआ है इसको राइट की तरफ। तो इसका मतलब कि उस फोर्स की वजह से भी ये रिस्टोर होने की कोशिश करेगा। रिस्टोर क्या होता है, बैक पोजीशन पे वापस आना। तो इसलिए ये रिस्टोर होने की कोशिश करेगा ड्यू टू इट्स वेट। वेट लगता है बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ, लेकिन आपने इसको कर दिया तिरछा, तो फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसलिए बिल्कुल सीधी लगेगी। तो ये आपने इसको तिरछा किया हो तो वो फोर्स क्या करेगी, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इस पे जो पहली फोर्स लगती है वो हमारे पास लगती है रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू दी वेट। और जो दूसरी फोर्स इसके ऊपर लगती है वो लगती है रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग क्या करता है, जब आपने इसको इधर को खींचा तो स्प्रिंग आपका स्ट्रेच हो गया। अब स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ है तो वो कंप्रेस होने की भी कोशिश करता है। तो आप किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो वो भी आपको खींचता है। तो जैसे आप उसको छोड़ते हैं, थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे तो वो अपनी पोजीशन में दोबारा वापस आ जाता है। तो इसका मतलब ये स्प्रिंग भी क्या करेगा, ये एक्सटेंड हुआ होगा तो ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। इस गया भले ही मास इस साइड है, लेकिन स्प्रिंग कोशिश करेगा इसको अपनी तरफ खींचने की। तो इसलिए दो रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास जो है इसके ऊपर काम करती है, एक रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू इट्स वेट और दूसरा रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग।
तो पहले हम बात करेंगे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो है हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू वेट। तो पहला पार्ट हम इसका करेंगे रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू वेट। वेट की वजह से हमारे पास जो कितनी रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे लगती है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो पेंडुलम है, हम एक ही पेंडुलम से इसकी स्टडी करते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे आपका एक पेंडुलम यहाँ पे था पहले, फिर जब आपने इसको उधर राइट को ले गए तो ये यहाँ पे आपके पास जो पहुंच गया। इकट्ठे दोनों पेंडुलम नहीं यहाँ पे दिए हुए, उन्होंने एक से ही इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो बोलता है मान लो जब आप इसको यहाँ से मीन पोजीशन से यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गए तो यहाँ पे इसका जो वेट है, जैसा मैंने बताया कि ये वेट नीचे की तरफ हमारे पास लगेगा, बिल्कुल सीधा। भले आप ऐसे टेढ़ी कोई चीज लटकाई हुई है, उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ हमारे पास लगती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसलिए वेट हमारे पास जो इधर को यहाँ पे लगेगा। और हमें मान लेते हैं कि जहां तक ये गया हुआ है, मान लो ये एंगल हमारे पास यहाँ पे थीटा है, कि थीटा एंगल से ये जो हमारे पास मास है, इसका जो स्ट्रिंग है वो आपका थीटा एंगल से आगे को यहाँ पे गया हुआ है। तो ये पेंडुलम यहाँ पे हमारे पास P1 है, सिर्फ हम P1 पेंडुलम के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो mg जो होता है वो एक फोर्स होती है। हम क्या बोलते हैं कि F इक्वल टू mg, g के ऊपर भी हम वेक्टर लगाते हैं क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एक एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन एक वेक्टर होता है, फोर्स भी एक वेक्टर होता है। तो हर एक वेक्टर को हम जो है रिजॉल्व कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा हुआ है कि हमारे पास जैसे कोई वेक्टर a है, कोई वेक्टर a है, अगर हमने इसके दोनों कंपोनेंट हम रिजॉल्व करके लिखने हैं तो हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक इधर को, तो इसको हम a cos ऑफ थीटा बोलते हैं, इसको हम a sin ऑफ थीटा बोलते हैं। तो ये आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, पहले ही पढ़ा हुआ है कि किसी भी वेक्टर को हम इसके कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो कंपोनेंट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, a cos ऑफ थीटा इंटू आई प्लस a sin ऑफ थीटा इंटू जे। तो उसका जो x कंपोनेंट होता है वो होता है a cos ऑफ थीटा, और जो y कंपोनेंट होता है वो होता है हमारे पास a sin ऑफ थीटा। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर है इसको भी हम दो पार्ट में यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं, एक इधर को और एक इसके परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास जो आएगा, ये आया x, मतलब इस तरफ mg cos ऑफ थीटा, इसको हम बोलेंगे, और ये वाला जो पार्ट आएगा हमारे पास ये आएगा mg sin ऑफ थीटा। तो यहाँ पे ये एंगल हमारे पास यहाँ पे थीटा ही आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में है और ये इसकी और इसकी डायरेक्शन पैरेलल है, इसकी और इसकी डायरेक्शन पैरेलल है, और ये आपका थीटा एंगल से आगे गया हुआ है। तो ये एंगल हमारे पास यहाँ पे थीटा आपका बनेगा। तो थीटा जब बनेगा तो आप इसको जैसे आप करते हैं कि ट्राइंगल लेके इस तरह से भी करते हैं, अगर आपको फर्स्ट ईयर का याद हो, कॉस थीटा साइन थीटा आप निकालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि जो एक्स कंपोनेंट होता है वो ए कॉस ऑफ थीटा होता है। तो यहाँ पे ए क्या है, ये है mg, तो एक्स कंपोनेंट हो गया mg कॉस ऑफ थीटा, और ये हो गया आपका mg साइन ऑफ थीटा। तो इस तरह से हम इसको जो है कंपोनेंट फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बताए द कंपोनेंट mg cos ऑफ थीटा इज बैलेंस्ड बाय द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। तो बताए जो हमारे पास इधर को ये फोर्स लगा रहा है, बोलता है वो हमारे पास जो है ये जो फोर्स इधर को है ये टेंशन के बराबर ही हमारे पास होती है। तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे।